हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। अप्रैल मंथ के टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, ये बताता है आपको कि कितना फर्क रहा जेंडर्स के बीच में, मेल फीमेल के रेशो में। काफ़ी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं इसमें। तो ये अभी रिसेंटली इसका एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें इंडिया 28 प्लेस नीचे आ गया है एंड इसकी रैंक अब 140 है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। मतलब इंडिया अब 140वें रैंक पर है आउट ऑफ 156 इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2021, और जो कि रिलीज की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इससे रिलेटेड अगर डाटा देखें, एक बार पढ़ें, तो क्या रहा इंडिया का जो स्कोर रहेगा 0.625, जिसमें से 140 कंट्रीज में से रैंकिंग आई, जिसमें से 156 कंट्रीज की रैंकिंग आई, जिसमें से इंडिया की रैंक रही 140। ये 15वां एडिशन था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इसमें आइसलैंड था जो आपका सबसे मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री रहा फॉर द 12th टाइम। 12 टाइम से लगातार आइलैंड टॉप कर रहा है आपके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। सेकंड पोजीशन पे आया फिनलैंड एंड थर्ड पे आया नॉर्वे। अभी हमने बात की, इंडिया 28 प्लेस स्लिप कर गया है, जो कि 112 रैंक थी इंडिया की 2020 में, अब 140वीं रैंक हो गई है 2021 में। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज बांग्लादेश वॉज द टॉप परफॉर्मर ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विद अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 65, और उसकी रैंकिंग रहेगी 65। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट की, जो कि किसके द्वारा एड्रेस की गई? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये आपकी मीटिंग एड्रेस की गई। ये कराई किसके द्वारा गई थी? आपकी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक्स समिट होप कंसोर्टियम के द्वारा आपकी ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। होप कंसोर्टियम्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 की कहाँ पे हुई? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कराई गई। किसकी, इंडिया में से किसने पार्टिसिपेशन किया इसमें? डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इन द फाइनल पैनल डिस्कशन। किस पर फोकस टॉपिक रहेगा? फोकस ऑन एशिया, वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया, इस पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन द होप कंसोर्टियम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी फॉर ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैक्सीन का ग्लोबली, मतलब हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वैक्सीन का, इसलिए यह होप कंसोर्टियम लॉन्च किया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अबू धाबी के। ये 2 दिन लंबी समिट चली थी आपकी। ठीक है, किनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? एच शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नाहयान, जो कि यूएई के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, टू फोकस एंड एनहेंस कॉर्पोरेशन टू टैकल कोविड-19 अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई, जिसके द्वारा बोला गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी ट्रांजैक्शन देखे गए थे, एंड आने वाले टाइम में 2025 तक जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे ना इंडिया की तरफ से, वो ग्रो कर जाएंगे बाय टोटल ट्रांजैक्शंस जो होंगे डिजिटल पेमेंट्स के। या फिर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जैसे आप पेमेंट कहीं शॉप पर गए, आपके पास कैश नहीं है, आप उसको पेटीएम करना चाहते हैं या यूपीआई करना चाहते हैं शॉप ऑनर को, तो वो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन में काउंट होता है। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने अपने बैंक से नेट बैंकिंग के थ्रू किसी, आपको फॉर्म भरना है सरकारी का, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप यूपीआई कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट डेबिट कार्ड से उनको भेज सकते हैं, इवन आप नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं अपने पेमेंट करने के लिए। तो ये सारी क्या होती हैं? ये सारी आपके डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो रिसेंटली डाटा आया कि जो डिजिटल पेमेंट्स होंगे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बढ़ जाएंगी 71.7% से बाय 2025 तक। इवन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसेंटली सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखी गई, फॉलोड बाय चाइना एंड साउथ कोरिया। ऑलराइट, तो देखते हैं। इंडिया विद 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शन टॉप, इन्होंने ये लिस्ट टॉप की डिजिटल पेमेंट्स की 2020 की, जिसने 2020 में चाइना ने 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस की डिजिटल, और साउथ कोरिया ने 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट जो है ना अकाउंट करेंगे 71.7% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया बाय 2025 तक, वाइल चेक, कैश एंड अदर फॉर्मेट ऑफ पेमेंट्स विल ओनली फॉर्म 23.3%। ठीक है, तो कितना परसेंट इंडिया का ट्रांजैक्शन डिजिटल होगा 2025 तक? 71.7%। ऑलराइट, फिर इसके बाद जो आपको मेन डाटा याद रखना है वो है एसीआई वर्ल्ड वाइड का, कि प्रेसिडेंट है ऑडिलॉन अल्मेडा और हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा यूएसए में इसका।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट इसको भी मार्क करके चलिएगा। ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिवाइज्ड अपवर्ड ट्रेड ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द ईयर 2021 टू 8%, जो कि अर्ली आफ्टर रिकॉर्डिंग अ फॉल ऑफ 5.3% लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब जो फॉरकास्ट उन्होंने की है, रिवाइज फॉरकास्ट WTO की आई, वो कितनी रही? 8% की। अगर डाटा देखें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी है, इन इट्स ट्रेड फॉरकास्ट रिवाइज्ड ईस्ट मर्चाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द 2021 टू 8%, जो कि उन्होंने पहले 7.2% ग्रोथ दिखाई थी अक्टूबर 2020 में, उन्होंने अब रिवाइज करके उसको 8% कर दिया है। फिर इसके बाद अगर इसके बाद बात करें तो WTO रिपोर्टेड अ 5.3 डिक्लाइन इन द ग्लोबल ट्रेड इन 2020 as the effect of COVID-19 in the trades were continuing. WTO expected the trade growth to be slow to 4% in 2022। इसके अलावा फिर बात करें अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बना कब था? 1995 में। किन के द्वारा? उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन, जो कि 86 to 94 थी। देन डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनकी ये पहली वीमेन एशिया अफ्रीकन फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन बनी डायरेक्टर जनरल WTO की, जो कि है नकोजी ओकोंजो-इवेला। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए, करंट अफेयर्स। आप आई होप आपने नोट जरूर की होगी, हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं अभी 164। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की गई FAO के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, उन्होंने बताया कि जो ट्राइबल पीपल है ना, ये बेस्ट गार्डियन होते हैं फॉरेस्ट के। इसमें आपका यही बताया गया, और जो रिपोर्ट का नाम रहा वो था फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे E9 कंट्रीज के बारे में। E9 डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG 4, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है ना, कि संजय धोत्रे ने आपकी ये कंसल्टेशन मीटिंग अटेंड की थी ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ E9 कंट्रीज। किन ने अटेंड की थी? संजय धोत्रे ने। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये E9 कंट्रीज क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। जो E9 कंट्रीज है ना, ये लॉन्च किया गया था 1993 एट द EFA समिट इन न्यू दिल्ली, इंडिया। इट वॉज सेटअप टू अचीव अ गोल ऑफ यूनेस्कोज एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव। ठीक है, सबको एजुकेशन मिले, यूनेस्को का जो गोल था उसके आधार पर ये E9 कंट्रीज स्टार्ट की गई थी। और जो 9 कंट्रीज हैं वो हैं बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। और जो ये 9 कंट्रीज है ना, टुगेदर रिप्रेजेंट द 3% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉमिनल GDP। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। तो इस मीटिंग में जो अभी जिनसे रिलेटेड मीटिंग हुई थी आपकी, किनके द्वारा अटेंड की गई थी? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन जो हमारे संजय धोत्रे जी हैं, इन्होंने अटेंड की थी कंसल्टेंट मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ E9 कंट्रीज। क्या थीम रहेगी? ये थी E9 इनिशिएटिव स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। The consultation meeting is the first of a 3-phased process to co-create an initiative on digital learning and skill targeting marginalized children, youth and especially girls। मतलब पढ़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका? ऑब्जेक्टिव था E9 initiative aims to accelerate recovery and advance the sustainable development goal agenda on focusing 3 of the 5 priorities of the 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग डिक्लेरेशन। और उनमें से जो 3.5 में से 3 पे फोकस दिया जाएगा वो है सपोर्ट टू टीचर्स, इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स, नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड। फिर यूनेस्को की बात करें। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, और जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर पार्टिसिपेटेड इन द क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल मीट इन रन अप टू COP26। प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया इन 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP26 की। ठीक है, ये इवेंट वाज होस्टेड बाय COP26 के प्रेसिडेंट आलोक शर्मा एंड UK के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब के द्वारा, जिनका एक फोकस था ऑन हाउ टू सेट इंटरनेशनल एजेंडा इन द रन अप टू COP26। ये आपका जो COP26 है, ये यूनाइटेड नेशन की COP26 की जो यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगी ना, ये कहाँ पे होगी? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। ये आपकी
नवंबर 2021 में होने वाली है। इससे रिलेटेड आपको यही याद रखना है कि COP 26 का क्वेश्चन पूछा जाता है कि COP 26 की जो अभी आपकी इवेंट का मीटिंग होने वाली है 2021 में, समिट होगा COP 26 का, ये किस लोकेशन पे होगा? ये होगा आपका ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखना है ये। और कब होगा? ये आपका नवंबर 2021 में होने के इसके चांस है, अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो किसने पार्टिसिपेट किया इंडिया से? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30th बेसिक मीटिंग के बारे में। मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज एंड वर्चुअली बाय इंडिया। ठीक है, ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी वर्चुअली मीटिंग? इंडिया के द्वारा 30th बेसिक मीटिंग। अब इसको पहले देख लेते हैं बेसिक कंट्रीज के बारे में। दो होती हैं, एक तो हो गई आपकी बेसिक, एक हो गई ब्रिक्स। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। बेसिक देखते हैं पहले। द ग्रुप वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द 4 कंट्रीज। और ये 4 कंट्रीज कौन है? बेसिक की बात कर रहे हैं हम। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। और ये बनी कब थी? 2009 में। मेन यही याद रखना है। और इसका रीजन क्या था बेसिक कंट्रीज का बनने का? ताकि हम एनवायरमेंट को टैकल कर सके, ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर सके और क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। बेसिक रीजन यही रहेगा इसका, बेसिक कंट्रीज का। फिर अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के पार्ट रहे। तो ठीक है, फिर वापस से न्यूज़ पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि 30th एडिशन ऑफ बेसिक, जो कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना है, इनकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज किसके द्वारा होस्ट की गई? इंडिया के द्वारा होस्ट की गई वर्चुअली। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा चेयर की गई, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। द ग्रुप अर्ज डेवलप्ड कंट्रीज टू रिविजिट देयर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली यहाँ पे बोला क्या गया इनके द्वारा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, एक तो वो अपने जो थोड़े गोल्स को है ऐसा सेट करें कि डेवलपिंग कंट्रीज भी उसको पूरा कर सके। उनके गोल इतने हाई होते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी टाइम लगेगा प्रूव करने, वो अपने गोल्स को पहुंचने में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अर्ज किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें फाइनेंशियली भी, ताकि वो जो उनका गोल सेट किया गया है उसको अचीव करने में उनकी हेल्प कर सके। किनकी? डेवलपिंग कंट्रीज की। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निर्मला सीतारमन ने भी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया 103वीं मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF के द्वारा कराई गई। ठीक है, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। और ये जो मीटिंग थी ना, इंडिया ने निर्मला सीतारमन ने इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के बिहाफ पर, इन 4 कंट्रीज के बिहाफ पर, किसको, कौन रिप्रेजेंटेटिव था इन कंट्रीज के बिहाफ पे? वो थी निर्मला सीतारमन। ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने अपना टर्म को एक्सटेंड कर लिया है। तो वो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने अभी एक रिसेंटली साइन किया एक लॉ पर, जिसके अकॉर्डिंग अब वो 2 टर्म और, मतलब 12 साल और अभी प्रेसिडेंट बने रहेंगे 2036 तक। ठीक है, उनका टर्म 2024 में खत्म हो रहा था, तो अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। याद रखिएगा, जो आपके व्लादिमीर पुतिन है, ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रशिया के। सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 1999 में, और 2000 में फिर ये प्रेसिडेंट बन गए रशिया के। ठीक है, पहले जो टर्म होता था रशिया में आपका प्रेसिडेंट का, वो होता था 4 साल, लेकिन फिर अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 2008 में कितना कर दिया था? 6 साल का कर दिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से अब 2024 में इनका, पुतिन का 4th टर्म खत्म हो रहा है प्रेसिडेंसी का। तो अब उन्होंने इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया कि 2 टर्म तक और एक्सटेंड कर दिया, और 2036 में जाके अब उनकी प्रेसिडेंसी खत्म होगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक डील साइन करी है, एक MOU साइन किया OneWeb के साथ। रीजन रहेगा कि उनको अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना था। ठीक है, तो किस कंट्री की गवर्नमेंट ने साइन किया है OneWeb के साथ टू डिजिटाइज इट्स इकोनॉमी? वो है कजाकिस्तान की गवर्नमेंट। ठीक है, फिर याद रखिएगा, जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, ये अपने लेटेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना चाहती हैं, अच्छा करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने OneWeb की हेल्प ली। और इनका जो OneWeb और कजाकिस्तान का था ना, ये 2020 में इन दोनों का पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई थी, एंड अभी जून 2021 में ये OneWeb अपने फर्स्ट वेव ऑफ नेटवर्क का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा कजाकिस्तान गवर्नमेंट को। ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे शांतिर उग्रसेना 2021 की। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बांग्लादेश में। ठीक है, ये एक यूएन मैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। ऑलराइट, और जो थीम रहेगी इसकी वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एम रहेगा टू स्ट्रेंथन द प्रोसीजर एंड एनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटी अमंग नेबरहुड कंट्रीज। अदर कंट्रीज जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया वो था रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, बांग्लादेश आर्मी। इसके अलावा याद रखिएगा ये एक्सरसाइज मार्क्स द बर्थ सेनेटरी ऑफ बंगाबंधु शेख मुजबिर रहमान, जो कि फादर ऑफ नेशन है। कहाँ के? बांग्लादेश के। इसको भी याद रखिएगा कि फादर ऑफ नेशन कौन है बांग्लादेश के? वो है बंगाबंधु शेख मुजबिर रहमान। और कहाँ के हैं वो? बांग्लादेश के। फिर जो मिलिट्री ऑब्जर्वर रहे थे वो थे यूएस, यूके, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया से किस रेजिमेंट ने शांतिर उग्रसेना में पार्टिसिपेट किया? वो थी डोगरा रेजिमेंट। ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिजर्व इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई। रिपोर्ट का नाम है 2021 की ग्लोबल फूड पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, द रिपोर्ट हैज वार्न्ड अबाउट द सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द क्वालिटी ऑफ डाइट। और इन्होंने स्टेट किया कि कोविड-19 पेंडेमिक एंड रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंडिया की हाफ ऑफ द पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिशियस फूड, मतलब उन्हें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन से क्या हुआ? लोगों की जॉब चली गई। और क्योंकि कई तो माइग्रेंट वर्कर्स, इवन पुअर पीपल ऐसे होते हैं जो डे टू डे वेजेस पे निर्भर रहते हैं। फिर अगर जिस्ट की बात करें रिपोर्ट की, द रिपोर्ट सेड दैट इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था। जब डेथ की केसेस बढ़ने लगे थे, कम थे, तो इंडिया पहला कंट्री था जिसने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। द कंप्लाइंट लॉकडाउन बॉट मेजर जॉब लॉस टू द टेम्परेरी एंड माइग्रेंट वर्कर्स। अराउंड 50% ऑफ द हाउस होल्ड सर्वेज रिपोर्टेड दैट द वीमेन आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन कुकिंग और फायरवुड को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगा रही हैं। इसके अलावा याद रखिए द लॉकडाउन हैज चेंज द मीन्स ऑफ फूड परचेज। ऑनलाइन जो डिलीवरी होती है फूड की, उसमें ज्यादा बढ़ावा देखा गया, 66.7% की ग्रोथ देखी गई। और जो आपके नॉर्मल स्टोर्स हैं उनमें देखा गया कि 9.8 का डिप आया है। फिर जो सिंगल यूनिट ग्रोसरी स्टोर रिकॉर्डेड है 1.3 ग्रोथ इन 2020, ये ग्रोथ देखी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की। 2021 के सेकेंड क्वार्टर में अभी ये रिसेंटली रिलीज की गई रैंकिंग, और इसमें बताया गया इंडिया की जो रैंक रहेगी वो है 84th। ठीक है, और जो स्कोर रहेगा इंडिया का वो है 58। वीजा फ्री स्कोर होता है कि इंडियन पीपल दूसरी कंट्री में, कितनी कंट्रीज हैं कि दूसरी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। मींस उन्हें पहले से वीजा नहीं लेना पड़ेगा, जब वो कंट्री में लैंड करेंगे तो उन्हें वहां पे डायरेक्ट वीजा मिल जाएगा। वो होता है आपका वीजा फ्री स्कोर। इंडिया का वीजा फ्री स्कोर है 58। इंडिया की रैंक रहेगी 84th। ऑलराइट, और जिसने ये टॉप किया, पहली चीज ये रिलीज कौन करता है? हेनलीज एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज की जाती है। एंड इंडिया के साथ गैबन और तजाकिस्तान ये आपका 58th रैंक को शेयर करेंगे। इसमें 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड फॉर द इंडेक्स, और जो टॉप किया है वो है जापान ने। ठीक है, विद अ वीजा स्कोर ऑफ 193। सेकंड पे रहा सिंगापुर विद अ वीजा स्कोर ऑफ 192। फिर थर्ड पे जर्मनी और साउथ कोरिया विद अ वीजा स्कोर ऑफ 191 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 के बारे में। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जो कि रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट एंड फेसबुक के द्वारा मिलकर ये आपका इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक रही 49th। याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक रही इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में? वो है 49th। टोटल थी 120 कंट्रीज, जिसमें से देखा गया टॉप करने वाली 3 कंट्रीज कौन है? स्वीडन की पहली रैंक, यूएस की दूसरी, स्पेन की तीसरी रैंक रहेगी। ठीक है, तो और इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 49, फर्स्ट स्वीडन, सेकंड यूएस, थर्ड स्पेन, और 49 रहेगी इंडिया की रैंक। देन कमिंग टू नेक्स्ट हम बात करेंगे एक खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, जो कि 8th एडिशन हुआ अभी इसका रिसेंटली। ये आपकी खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में देखी जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड इस बार जो ये हुआ, ये बिश्केक में हुआ, जो कि कैपिटल है किर्गिस्तान की। ये 2 वीक लंबी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, और खंजर जो आपकी 2011 से चलती आ रही है मिलिट्री एक्सरसाइज, कभी इंडिया में होती है, कभी किर्गिस्तान में हो रही है। तो किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनकी बात करें तो सैडर जपारोव है, कैपिटल है बिश्केक, और करेंसी रहेगी किर्गिस्तान। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में।
कि इंडिया में प्रेस को कितनी आज़ादी है, खुल के बोलने का, सच दिखाने का कितनी आज़ादी रहती है, उसके बेसिस पे एक रैंक निकली जिसमें इंडिया की रैंक रही 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बहुत खराब रैंक है इंडिया की। ये जो आपकी रैंक है 142, इंडिया को स्कोर मिला 46.56 का। 180 कंट्रीज में से ये रैंक आई इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की, जो कि किसके द्वारा रिलीज की जाती है? रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये है, इनके द्वारा रिलीज की जाती है। एंड इसमें आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किसने किया? नॉर्वे ने, फॉर द 5th टाइम, लगातार 5वीं बार नॉर्वे ने टॉप किया, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, रिलीज कौन करता है इस रिपोर्ट को? रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोल लीजिए, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक 142, इंडेक्स को टॉप करने वाला नॉर्वे बना, 5वीं बार लगातार इसने टॉप किया। फिर सेकंड था फिनलैंड, थर्ड था स्वीडन। ठीक है, इंडिया की रैंक 142 थी 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग में भी। ऑलराइट, और इंडिया ने अपनी रैंक को, इस कंट्री को बैड इन्वायरमेंट फॉर प्रेस फ्रीडम क्लासिफाई किया गया है इंडिया को। एंड इंडिया ने अपनी रैंक को किसके साथ शेयर किया? अपनी मतलब इस बैड इन्वायरमेंट फॉर प्रेस फ्रीडम को, किसके क्लासिफिकेशन को किसके साथ शेयर किया? ब्राजील, मैक्सिको और रशिया के साथ। ठीक है, फिर हमने देखा फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड स्वीडन, 142 रहा इंडिया। फिर सेकेंडरी जनरल की बात करें रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स की, तो क्रिस्टोफर डेलॉयर हैं और हेडक्वार्टर रहेगा पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की। यह आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यह किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें बताया गया कि जो इंडिया की रैंक रहेगी वो रहेगी 87th। ठीक है, और जो स्कोर रहा इंडिया का वो था 53। इस इंडेक्स में जिसने टॉप किया वो है स्वीडन, सेकंड पे नॉर्वे और थर्ड पे रहा डेनमार्क। ये इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। लेकिन ये सारा डाटा किस रिपोर्ट में आया? जिसका नाम था फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021। ठीक है, ये आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ये रिपोर्ट है ना, ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और इसमें एसेंचर कंपनी ने भी हेल्प किया। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बेंचमार्क्स कंट्रीज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम्स, फिर रेडीनेस ऑफ देयर ट्रांजिशन टू सिक्योर सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी फ्यूचर। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 में, अभी जो इस एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स को 10 साल पूरे हो गए हैं, 10th एनिवर्सरी थी 2021 में। फिर एशियन रीजन में बात करें तो मलेशिया केम ऑन द टॉप ऑफ द इंडेक्स विद 13 कंट्रीज में से, जिसमें से इंडिया ने 9th पोजीशन पे फिनिश किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। कहां पर? नेपाल में। आई रिपीट, इंडिया ने किस कंट्री में अभी 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है? किस कंट्री को? वो है नेपाल के पल्पा में। ठीक है, नेपाल कंट्री याद रखिएगा, याद इंपॉर्टेंट है कि 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां पे बने हैं। कौन कौन से हैं वो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कितना पैसा लगा? इंडियन 6.17 करोड़ रुपीस असिस्टेंस मिली इंडिया को। और जो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो हैं श्री रामबा हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री लक्ष्मी हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री नवा आदर्शा मल्टीपल कैंपस इन पल्पा डिस्ट्रिक्ट। एम क्या रहेगा कि वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। एंड ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया किन के द्वारा? करुण बंसल, जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट के और लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर इन तीनों स्कूलों को इनॉग्रेट किया। फिर नेपाल की बात करें तो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपलीस रुपीस। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति ने इंडिया से लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में आपको एड्रेस करा? तो किन के द्वारा एड्रेस किया गया था? वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लीडर समिट ऑन क्लाइमेट को एड्रेस करा गया। फिर इसको होस्ट किसने किया था समिट को? ये होस्ट किया गया था यूएसए के द्वारा। और जो थीम रहेगी समिट की वो थी आर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। 40 वर्ल्ड लीडर्स ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था और टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है, ये मेन एम रहा था इस डिस्कशन का। ऑलराइट, फिर इसके अलावा याद रखिएगा COP 26 कहाँ पे होगी? ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में नवंबर 2021 में होने वाली है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया
अभी रिसेंटली 2020 में एक डाटा आया जिसके द्वारा सिप्री ने ये डाटा रिलीज किया था, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर रहा। जो सबसे ज्यादा स्पेंड करता है मिलिट्री पे वो है यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, एंड तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्स ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी टू सेव 50 मिलियन लाइव्स बाय 2030। ये एक काइंड ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव टाइप इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी लेड बाय यूनाइटेड नेशन टू रीच 50 मिलियंस चिल्ड्रन हु मिस देयर वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स, येलो फीवर एंड डायप्थीरिया वेरियस, ये 3 डिजीज के अलावा की बात करें तो इन्होंने अपनी वैक्सीनेशन मिस कर दी थी। तो इस वैक्सीनेशन आगे जो बच्चे आएंगे और कुछ जो ये बच्चे हैं इनको जो वैक्सीन नहीं मिली थी तो इनको वैक्सीन लगा के 2030 तक कुछ डिजीज होती है उनको एलिमिनेट कर दें। जैसे अब कोरोना का बताया जा रहा है कि अगर आप पहले से ही वैक्सीन लगा लेंगे तो आपको कोरोना कम होगा या फिर उसका इफेक्ट कम होगा, या कई केस में आपको होगा ही नहीं कोरोना। तो वैक्सीन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसी वजह से ये वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की जा रही है, इम्यूनिटी बनाने की बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा एशियन इंडिया मीटिंग का। अभी रिसेंटली 23rd एशियन इंडिया मीटिंग हुई और उनको को चेयर किनके द्वारा करा गया, वो थी मिसेस रीवा गांगुली दास के द्वारा। आई रिपीट, मिसेस रीवा गांगुली दास ने को चेयर किया 23rd एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को। ठीक है, अगर इसके बारे में देखें कि 23rd एशियन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो 23rd एडिशन ऑफ एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को किनके द्वारा को चेयर किया गया, वो है मिसेस रीवा गांगुली दास। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अभी एशियन ऑफिशियल ने इंडिया ने एक प्रपोजल डाला कि 2022 को हम एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर सेलिब्रेट करेंगे। आई रिपीट, किस ईयर को हम एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर सेलिब्रेट करेंगे, वो है ईयर 2022। फिर अगर हम एशियन की बात करें, इसमें 10 मेंबर होते हैं और ये कब बना था एशियन, ये बना था 1967 में। और ये 10 मेंबर जो हैं इसमें वो हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियन का। इंडिया एक्सपोर्ट टू एशियन स्टैंड्स एट 11.28%। फिर अगर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन की बात करें तो इस बार जो चेयरशिप कर रहे हैं वो है ब्रुनेई दारुसलम, और इसकी जो एशियन चेयरमैनशिप की थीम रहेगी वो है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। सेक्रेटरी जनरल रहेंगे एची डाटो लिम जॉक हुई, और जो हेडक्वार्टर है एशियन का वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।